नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तालिबान को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का इतना सा ही संक्षिप्त बयान है कि भारत सभी हिस्सेदारों से बात कर रहा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। अफगानिस्तान की घटना से रूबरू कोई भी दर्शक ये समझ सकता है कि सभी हिस्सेदारों का मतलब तालिबान से भी है। तालिबान को छोड़कर सभी हिस्सेदार नहीं हो सकते हैं। इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान ही मुख्य किरदार है और उसका नाम लिए बिना या उससे बात किए बिना क्या सभी हिस्सेदारों से बातचीत की बात पूरी लगती है? नहीं लगती है। भारत को तालिबान का नाम लेने में इतना संकट क्यों है, जबकि दुनिया के कई देश तालिबान का नाम लेकर बयान दे रहे हैं? कनाडा ने कह दिया है कि तालिबान को मान्यता नहीं देंगे। भारत यही बता दे कि तालिबान के अलावा वहां कौन कौन हिस्सेदार हैं। On the discussions with Taliban, we had very much. जैसे मैंने पहले कह रखा था, we are in touch with all stakeholders, various stakeholders. इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। भारत की चुप्पी के कूटनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन तालिबान का नाम न लेने का कारण समझ नहीं आ रहा। एक साल पहले पूर्वी लद्दाख की सीमा पर चीन के साथ संघर्ष में भारतीय सैनिक भी शहीद हुए थे। उस घटना के बाद जब नियंत्रित मीडिया की चुप्पी से यह संदेह गहराया कि आखिर हुआ क्या है, तब अपने बयान में प्रधानमंत्री ने चीन का नाम तक नहीं लिया। इतना कहा था कि चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। काफी आलोचना हुई थी कि प्रधानमंत्री ने चीन का नाम क्यों नहीं लिया। चीन के साथ जिस विवाद को लेकर इनकार किया गया, वो विवाद एक साल से चला ही आ रहा है। न जाने कितनी बार इसके सुलझ जाने की खबरें छप चुकी हैं। इस 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया, तब भी उन्होंने अफगानिस्तान संकट का जिक्र करना जरूरी नहीं समझा, जबकि उस संकट का संबंध उसी विस्तारवाद और आतंकवाद से है। आज दुनिया भारत को एक नई दृष्टि से देख रही है। इस दृष्टि के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, एक आतंकवाद और दूसरा विस्तारवाद। भारत इन दोनों ही चुनौतियों से लड़ रहा है और सधे हुए तरीके से बड़ी हिम्मत के साथ जवाब भी दे रहा है। 15 अगस्त का जिक्र इसलिए भी किया क्योंकि 2016 के 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने भाषण में बलूचिस्तान का नाम लेकर चौंका दिया था। गिलगित और पाक अधिकृत कश्मीर का भी नाम लिया था। वहां के लोगों को बधाई के लिए आभार भेज दिया। मैं आज लाल किले की प्राचीर से कुछ लोगों का विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है, दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। और इसलिए ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इसलिए प्रधानमंत्री का पुराना भाषण याद आया, जिसे मीडिया भूल गया है। 2016 में मीडिया ने बलूचिस्तान के जिक्र को प्रधानमंत्री मोदी के आक्रामक नीति के रूप में देखा था। वैसे इन दिनों प्रधानमंत्री विस्तारवाद के खिलाफ भाषण दे रहे हैं। उस साल बलूचिस्तान के जिक्र को नवभारत टाइम्स ने हेडलाइन बनाया कि पाकिस्तान नीति में बड़ी शिफ्ट आ गई है। फिर उसके बाद उस साल की तरह बलूचिस्तान का जिक्र नहीं आया। बलूचिस्तान की हेडलाइन विलुप्त हो गई। ऐसी हेडलाइन से मीडिया प्रधानमंत्री की नीतियों को आक्रामक तौर पर पेश कर रहा था। पत्रिका अखबार ने हेडलाइन लगा दी कि क्या अलग हो जाएगा बलूचिस्तान। मोदी ने रखा दुखती रग पर हाथ तो पाक में मची खलबली।
पत्रिका की एक और हेडलाइन थी पीओके बलूचिस्तान को लेकर भारत पाक आमने सामने। अंग्रेजी मीडिया ने भी बलूचिस्तान के जिक्र को गेम चेंजर बताया था, खेल के नियम बदलने वाला ऐलान। अब बलूचिस्तान को लेकर दिया गया बयान विस्तारवाद की परिभाषा में आता है या नहीं, ये विद्वान तय करेंगे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री बलूचिस्तान को लेकर 15 अगस्त के दिन बोल सकते हैं तो अफगानिस्तान को लेकर क्यों नहीं? हमारा सवाल इतना भर है। इन उदाहरणों से पता चलता है कि भारत इस इलाके में हो रही गतिविधियों पर नजर रखता है, सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश करता है और उसके हित भी प्रभावित होते हैं। 16 दिसंबर 2014 को पाकिस्तान के पेशावर में सेना के एक स्कूल पर आतंकवादी हमला हुआ था। करीब 150 लोग मारे गए और इनमें 135 बच्चे थे। इस हमले में तहरीके तालिबान पाकिस्तान का हाथ था। अब यही तहरीके तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान के तालिबान को बधाई दे रहा है। इस घटना के समय दुनिया भर के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भी निंदा की, लेकिन वे इस घटना का जिक्र 15 अगस्त 2016 के भाषण में विस्तार से करते हैं, जिस भाषण में बलूचिस्तान का जिक्र किया था। संसद की आंखों में आंसू थे। भारत की हर स्कूल रो रही थी। भारत का हर बच्चा पेशावर के बच्चों की मौत से सदमा अनुभव कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू सूखते नहीं थे। आतंकवाद से मरने वाला पेशावर का बच्चा भी हमें दर्द देता था, दुख देता था। यह है हमारी मानवता से पली बड़ी संस्कृति की प्रेरणा। इस बयान में प्रधानमंत्री आतंकवाद से प्रेरित सरकारों की बातें करते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि दूसरे देश की सरकार कैसी है। जब बोलना होता है तब बोलते हैं। क्या प्रधानमंत्री के लिए तालिबान की सरकार आतंकवाद से प्रेरित सरकार होगी? क्या वे देखते हैं कि काबुल में जो नई सरकार आ रही है उससे आतंकी गतिविधियों को समर्थन मिल सकता है? बलोची का एक शब्द है चाबहार, जिसका मतलब है चार बहारें, क्योंकि यहां हर मौसम बहार जैसा है। ईरान के चाबहार में बन रहे बंदरगाह के भविष्य को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मनसुख मंडाविया, जो इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री हैं, तब बंदरगाह मामलों में राज्य मंत्री थे। मार्च के महीने में तब उन्होंने रॉयटर से कहा था कि मैं अप्रैल या मई महीने में ईरान जाकर चाबहार बंदरगाह के पूर्ण संचालन का उद्घाटन करने वाला हूं। अचानक से कूटनीतिक मामलों में कूद पड़ने के कारण संभव है मुझसे कुछ चूक हो रही हो, लेकिन चाबहार बंदरगाह से जुड़ी छपी हुई खबरों और विश्लेषणों को पढ़ते हुए यही लगा कि यह प्रोजेक्ट अब हाथ से जाता दिखाई दे रहा है, जिसे धूमधाम के साथ करार के वक्त ऐतिहासिक बताया गया था। इससे आप यह भी समझ सकते हैं कि जब कोई इवेंट होता है और दो देशों के नेता करार करते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कुछ साल बाद पता चलता है कि उनमें से कई बातें उतनी बड़ी नहीं थीं। 2016 में भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच चाबहार में बंदरगाह बनाने को लेकर एक समझौता हुआ। हर दूसरी घटना की तरह भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भी ऐतिहासिक बताया। चाबहार प्रोजेक्ट भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था भी, अब भी है। इसके तहत समुद्र मार्ग को सड़क मार्ग से जोड़कर यूरोप तक पहुंचा जा सकता है। चाबहार का गुणगान किया गया कि भारत ने चीन को किनारे कर अपनी स्वायत्तता बनाए रखी है और पाकिस्तान के संपर्क में आए बिना अफगानिस्तान तक पहुंचने का रास्ता हासिल कर लिया है। 2015 से बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह की बात हो रही है जो चीन चला रहा है। इसका भी जवाब चाबहार से देने की बात हुई। यह भी कहा गया कि भारत अफगानिस्तान के 4 बड़े शहरों में सड़क से पहुंचने का रास्ता इख्तियार कर लेगा और रूस और मध्य एशिया तक रेल कॉरिडोर बनाने का भी। पहले ऐतिहासिक घोषणाओं के तेवर समझ लीजिए, फिर आगे बताता हूं। टुडे वी आर ऑल विटनेसिंग creation of history, not just for the people of our 3 countries, but for the entire region. To build bonds of connectivity is the most basic of human urges. Today, we seek to fulfill it. We are grateful to Excellency Rouhani for hosting this unique event. Thank you, President Ashraf Ghani, for your presence. It truly holds a special significance. It's a privilege to be here. अब हिंदू अखबार की सुहासिनी हैदर विदेश मामलों पर लगातार लिखती हैं। उन्होंने जुलाई महीने में लिखा है अपनी खबर में कि चाबहार प्रोजेक्ट के साथ जिस रेल प्रोजेक्ट की बात हुई थी अब वह खटाई में पड़ चुका है।
ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध के कारण भारत ने सक्रिय दिलचस्पी नहीं दिखाई तो ईरान ने चेतावनी देने के बाद रेल मार्ग के हिस्से पर अपनी तरफ से काम शुरू कर दिया। यही नहीं, उस ऐतिहासिक करार के वक्त गैस फील्ड में भी भारत की कंपनियों की भूमिका थी। लेकिन सुहासिनी हैदर लिखती हैं कि ईरान ने ओएनजीसी की जगह अपनी राष्ट्रीय तेल कंपनी को यह काम दे दिया। इस संदर्भ में देखने पर एक सवाल यह उठता है कि क्या चाबहार प्रोजेक्ट का भविष्य केवल अफगानिस्तान की घटना से ही प्रभावित है? तालिबान के उभरने के आलोक में कहा जाने लगा है कि भारत ने चाबहार को लेकर जितना निवेश किया, जितनी रणनीति बनाई, सबको धक्का पहुंचा है। अब तालिबान और चीन के ताल्लुकात अच्छे लग रहे हैं, चीन और ईरान के ताल्लुकात भी अच्छे हो रहे हैं। भारत के ताल्लुकात कैसे हैं, इसका अंदाजा लगाने के लिए विदेश मंत्रालय के इसी तरह के टुकड़े टुकड़े बयान हैं कि भारत सभी हिस्सेदारों के संपर्क में है। और तालिबान संकट या उदय के इस नए दौर में भारत की क्या भूमिका है और किस तरह से भारत पिछड़ता हुआ बताया जा रहा है, या भारत के लिए क्या संभावनाएं बची हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अमर सिन्हा, जो अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रह चुके हैं। अमर साहब, मेरा पहला सवाल यही है कि कनाडा ने कहा है कि तालिबान को अफगान सरकार के रूप में वो स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन का कहना है कि तालिबान से वे कैसा संबंध रखते हैं ये तालिबान की नीतियों पर निर्भर करेगा। रूस और चीन ने तालिबान का स्वागत किया है। क्या वाकई आपको लगता है कि भारत के पास इस समय कहने को कुछ भी नहीं है? ऐसी बात नहीं है। अब ये आश्चर्यचकित तो मैं भी हूँ, जिस स्पीड से ये वहाँ पॉलिटिकल चेंजेस हुए, मिलिट्री विक्ट्री हुई तालिबान की जिस स्पीड से, ये सबको चकित कर दिया है। ये सवाल तो पहले से भी सरकार इस पे ध्यान कर रही थी कि अगर वहाँ तालिबान की सरकार आती है तो उसके प्रति हमारा रुख कैसा होगा। तो उसमें बहुत क्लियर था कि अगर वो जोर जबरदस्ती से सरकार बनाएंगे तो शायद उनको रिकॉग्निशन कोई भी नहीं देगा, मान्यता कोई नहीं देगा। लेकिन अगर इंक्लूसिव सरकार बनाएंगे जिसमें बाकी अफगान भी शामिल हों, और अभी वैसे ही आसार लग रहे हैं, अभी भी काबुल में बातचीत चल रही है तालिबान के प्रतिनिधि अनस हक्कानी जी से, और पूर्व राष्ट्रपति करजाई साहब, अब्दुल्ला साहब, सारे अभी मीटिंग में हैं। तो कि अगर उस तरह की बनती है तो हमारा भी रुख डिफरेंट होगा। तो अभी हमें इमीडिएटली उन्हें मान्यता देने की जरूरत नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि उनकी नीतियां कैसी हैं, वो कितना इंडिपेंडेंट सरकार है या फिर अभी भी प्रॉक्सी मोड में है। तो ये सब चीजें को मद्देनजर रखते हुए कि उनकी अपनी सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी होगी, पॉलिटिकल पॉलिसी कैसी होगी, ये सब मद्देनजर रखते हुए विचार करेंगी सरकार। लेकिन विवेक काटजू, जिनका लंबा अनुभव रहा है, 6 साल तक उन्होंने मिनिस्ट्री में अफगानिस्तान के मामलों को देखा है, आपके हमपेशा हैं, उनका कहना है कि अफगानिस्तान में जो हो रहा है उससे लग रहा है कि दिल्ली की कोई रणनीति दिखाई नहीं दे रही है और हर देश तालिबान से बात कर रहा है और भारत वास्तविकता से नहीं। ये बात क्यों कही जा रही है? क्या घरेलू राजनीति में तालिबान की जो छवि है उसके कारण भारत तालिबान से खुली बातचीत नहीं कर पा रहा है या खुलकर बात नहीं कर रहा है? आपको क्या लगता है कि इस वक्त भारत को खुलकर बात करनी चाहिए? जी हाँ, अब तो खैर बिल्कुल ही वक्त आ गया है कि बात करना चाहिए, और जैसे सब देशों ने एंगेज किया है हमें भी करना चाहिए, और हम कर भी रहे थे। जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कारण इसका आई थिंक हमारी एक्सटर्नल पॉलिसी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। और आप देखिए कि अगर तालिबान की जो छवि है, बट उसके जो मेन सपोर्टर्स थे पहले सऊदी अरेबिया थे, यूएई थे, उनके साथ तो हमारी सबसे बड़ी घनिष्ठता अभी बढ़ी है 6-7 सालों में। इन देशों ने प्रधानमंत्री जी को सबसे बड़ा मेडल्स भी दिया है अपने देशों का। तो वो एक कोई रीजन नहीं हो सकता है। और हमारा तो ऐसे भी पीपल सेंट्रिक पॉलिसी रहा है, तो हमारी तो चिंता वो है कि अभी वहाँ मारकाट नहीं हो, ब्लडशेड नहीं हो, और वहाँ शांति से जो भी पॉलिटिकल ट्रांजिशन होने वाला है वो हो जाए। अमर जी, जिस तरह से इस बात की आलोचना हो रही है और मजाक भी उड़ रहा है कि इतने लंबे अरसे से अमेरिका वहां पर था और उसकी खुफिया व्यवस्था इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकी, भारत का अप्रोच वहां के लोगों के संबंधों से है, जैसा कि यहां भी कई सरकारों के मंत्री जाकर अफगानी छात्रों से मिल रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, उसको वैल्यू कर रहे हैं, तो फिर हमारी खुफिया एजेंसी को यह अंदाजा क्यों नहीं हुआ कि वहां की जनता के बीच में क्या चीजें चल रही हैं, क्यों तालिबान इतनी तेजी से उभर रहा है?
ये अच्छा सवाल आपने कहा है। देखिए, अमेरिका में तो कुछ जो क्रिटिसिज्म हो रही है उसमें पॉलिटिक्स भी है। ये सिर्फ बाइडेन साहब ने नहीं किया है, ये डिसीजन तो ट्रंप सरकार ने ले लिया था और 1 मई को ये विड्रॉल हो जाना चाहिए था। और खुफिया एजेंसीज भी अल्टीमेटली तो लोगों पे ही आधारित रहती है, जो लोग जानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि तालिबान के लीडर मुल्ला बरादर ने कल खुद कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्हें खुद नहीं पता था कि उन्हें मिलिट्री विक्ट्री इतनी जल्दी मिल जाएगी। जब अगर उन्हें नहीं पता था तो दूसरे खुफिया एजेंसीज क्या पता कर पाएंगे। लेकिन मैं इस इलाके से जुड़ी खबरों को का रिसर्च कर रहा था। मैं बहुत कम जानकार हूं, ये स्वीकार करना चाहिए कि अचानक एक अफगानिस्तान का मामला आ गया। उसमें रूस का एंगल है, चीन का एंगल है, अमेरिका का है, भारत का भी है। लेकिन जब मैं खबरों को सर्च कर रहा था तो ये पता चला कि कई कॉरिडोर उस इलाके से बन रहे हैं, गुजरने वाले हैं, जिसमें भारत नजर नहीं आता। जैसे उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बीच एक नया कॉरिडोर बन रहा है, वहां भारत नहीं है। उज्बेकिस्तान कह रहा है कि तालिबान से अच्छे संबंध है। फिर चीन के बारे में पढ़ने को मिला कि पाकिस्तान के साथ जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है उसका विस्तार अफगानिस्तान तक किया जा सकता है, उसे शामिल कर सकते हैं। तो क्या भारत केवल चाबहार के भरोसे बैठा रहा? भारत क्यों नहीं नजर आ रहा है इन रणनीतिक गतिविधियों में? क्या उसके लिए देर हो चुकी है? देखिए, ये आपने सवाल बड़ा अच्छा किया है। एक चीज हमें भूलना नहीं चाहिए कि अफगानिस्तान में और हिंदुस्तान में तालिबान से ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम एक और है, वो है पाकिस्तान प्रॉब्लम। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान को मैं दोष देना चाहता हूं, बट हमारे सार्क की भी कनेक्टिविटी पाकिस्तान ने ही रोकी हुई है। इस कॉरिडोर के बारे में मैंने सुना हूं, ये कोई नया आइडिया नहीं है। 2010 में हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक समझौता करवाया था, जिसका नाम था अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट एंड ट्रेड एग्रीमेंट। और 2015 में फिर उसको एक्सटेंड करने की बात हुई थी, उसमें ताजिकिस्तान भी जुड़ना चाहता था। अफगान गवर्नमेंट हमेशा ये कहती थी कि भाई हमारा सबसे बड़ा मार्केट हिंदुस्तान है, 50% से ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट्स हिंदुस्तान जाता है। सो अनलेस हमें वहां पे आप एक्सेस देंगे तो हम इसको आगे बात नहीं बढ़ाएंगे। अब ये पिछले महीने जो कनेक्टिविटी समिट हुई उज्बेकिस्तान में, उसमें मैं भी थोड़ा अचंभित हूं कि अमरीकियों ने ये नया क्वाड शब्द इस्तेमाल करके कैसे इस्तेमाल किया और ये आइडिया लोगों ने प्रमोट किया है। तो लेकिन ये जो डिसीजन है ये तो अफगान गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान को वो खुली छूट दे देंगे तो और उनको खुद रेसिप्रोकल कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा हिंदुस्तान मार्केट के लिए, तो उनके एक्सपोर्ट्स पे क्या असर पड़ेगा। तो ये डिसीजन तो अब जो नई सरकार आएगी वो बनाएगी। बट ये अमेरिका ने जरूर पिछले महीने वहां एक अनाउंस किया है कनेक्टिविटी क्वाड की, तो इसमें हिंदुस्तान को भी जुड़ना जरूरी है। चाबहार अफगानिस्तान के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन हमें अगर सेंट्रल एशिया जाना है जो कि बहुत बड़ा मार्केट है, उसके लिए भी चाबहार जरूरी है। और हमें चाहिए कि अभी हम उस पर ज्यादा फोकस करें और काम करें, क्योंकि जो भी सरकार बनेगी अफगानिस्तान में उसको भी इंडिपेंडेंस और अल्टरनेट रूट्स मिल पाए। जी, एक खबर आम थी कि अमेरिका जब वहां से चला जाएगा तो चीन का उन इलाकों में दखल बढ़ जाएगा। तो इस संदर्भ में भारत ने क्या किया या क्या करना चाहिए था? जैसे ईरान भी चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में शामिल हो गया है, जबकि ईरान और भारत के संबंध अच्छे थे, मगर चाबहार प्रोजेक्ट के जो दूसरे हिस्से थे, रेल लाइन बिछाने की हो या फिर गैस फील्ड की बात हो, वहां पर दोनों में खटास नजर आती है। ईरान ने अपने राष्ट्रीय कंपनी को उस वहां पर ठेका दे दिया है और रेल जो प्रोजेक्ट है अपने स्तर पर शुरू करने का ऐलान कर दिया है। हाँ, वो रेल प्रोजेक्ट हमें चाबहार से नॉर्थ में बनाना था, जिससे एक्सेस होता है अफगानिस्तान में भी और सेंट्रल एशिया में भी। लेकिन वो अभी तो काम बिकॉज डिलेड हो रहा था ईरान के सैंक्शंस के कारण, तो इसलिए ईरान ने अपने पैसे से उस पर काम शुरू कर दिया था। बट उसके लिए एक्सिम बैंक ने भी लोन दिया था यहाँ से स्टेनलेस स्टील और स्टील के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उस पर काम चलेगा। चीन का जो मुद्दा है, देखिए चीन अभी उसके पास उसके पॉकेट्स बहुत गहरे हैं और जिन जिन देशों में ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो सब जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये चैलेंज तो हमें रहेगा और इस चैलेंज का इलाज
जियोपॉलिटिक्स नहीं है, मेरे हिसाब से अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को बढ़ाने की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना कल तुरंत आ जाएगा या वेट कर रहा था कि अमेरिका वहां से जाए। उनके कॉन्ट्रैक्ट्स, वहां जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो तो पिछले 10 सालों से हैं, बट खटाई में पड़े हैं, बिकॉज जब तक वहां स्टेबिलिटी, स्थिरता नहीं आएगी, शांति नहीं आएगी, कोई भी देश ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट वहां अभी नहीं कर पाएगा। मैं जिन लोगों से अपने होमवर्क के सिलसिले में बात कर रहा था, सबके जबान पर चाबहार का जिक्र यूं आया कि ये प्रोजेक्ट तो गया, भारत ने जितना लगाया था वो डूब गया। क्या आप इस निराशावादी नजरिए से इत्तेफाक रखते हैं या ये वास्तविकता? बिल्कुल नहीं जी, नहीं। देखिए, ये प्रोजेक्ट तो इंडिया और ईरान के बीच में हो रहा है ना, इसमें उसका फायदा अफगानिस्तान को मिलता और एक्सेस भी मिलता। तो अफगानिस्तान को भी अपने इंपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए अभी सिर्फ वो रिलायंट हैं पाकिस्तान कराची पोर्ट पे। तो कोई भी सरकार जो काबुल में है वो चाहती है कि अपने ऑप्शंस बढ़ें। तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये खटाई में चला गया, या अफगानिस्तान में अगर सरकार बदल गई तो उससे कोई इससे ज्यादा फायदा, मतलब मुश्किलात में हम नहीं पड़ेंगे, बल्कि हमें इस पे और काम करना चाहिए कि सेंट्रल एशिया भी है एक मार्केट, जो कि अगर हम चाबहार से सिर्फ तरमेज तक, तरमेज कह रहा हूँ, मशाद तक रेलवे लाइन बना दें तो उसके बाद वो पूरे सेंट्रल एशिया रेलवे लाइन से जुड़ जाएगा, जो कि रशिया तक पहुंचता है। एक जिक्र और करना चाहता हूं यहाँ कि बलूचिस्तान ईरान अफगानिस्तान का से सटा इलाका है, जिसके बारे में 2016 के 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले से जब जिक्र किया तो बहुत सारे राजनयिक बहुत हैरान हो गए थे। उस संदर्भ में जो नए हालात बने हैं, क्या स्थिति बनती है? जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मुझे याद है, उस वक्त मैं सर्विस में ही था, उन्होंने कहा था कि ये 15 अगस्त को मुझे इन इलाकों से बहुत कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस आए हैं। अब उसमें अनफॉर्चुनेटली विश्लेषकों ने उसको कुछ ज्यादा ही ट्विस्ट कर दिया, उससे बलोचियों के उम्मीद बढ़ गए। तो हमें जो भी कहना चाहिए, जो पब्लिक नैरेटिव होना चाहिए, वही कहना चाहिए, जिससे कि उम्मीदें ज्यादा नहीं बढ़ें और जो हम प्रॉमिस करें वो डिलीवर करें। और ये तो आई थिंक प्रधानमंत्री जी भी इस पे विश्वास रखते हैं कि हमें प्रॉमिस कम करें, डिलीवर ज्यादा करें। तो ये पॉलिसी मैंने देखी है और आई डोंट थिंक इस पे कोई बदलाव हुआ है। जी, आपने अपने तरीके से बात कह ही दी, लेकिन एक सवाल और है कि तालिबान को आतंक के फ्रेम में देखा जाता है और अभी भी लोग विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं, और उनके पास वजह भी सही है कि ये कह रहे हैं कि महिलाओं को हम कुछ शर्तों के साथ इजाजत देंगे या फिर सरकार में आ जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपना वीडियो बना रहे हैं, उस तरह से तस्वीरों के खिलाफ नहीं है। तो कई लोगों का कहना है कि ये नया नॉर्मल बनाया जा रहा है, ये आतंकवादियों का गिरोह है और बर्बर हैं, इन पर किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं किया जा सकता है। क्या इस नजरिए से भारत को तालिबान के प्रति अप्रोच करना चाहिए या कोई दूसरा व्यवहारिक नजरिया आपको समझ में आता है? देखिए, नजरिया अल्टीमेटली डिप्लोमेसी का चैलेंज तो है कि हम जो स्थिति है हम उसको डील करें। ये नहीं सोचे कि ऐसा होता है या काश वैसा होता, वो पॉलिसी का कोई आधार नहीं बन सकता है। लेकिन ये सही है कि तालिबान अभी भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तालिबान के मेंबर्स हैं जरूर, उसके सैंक्शन लिस्ट पे। तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं माना जाता है, अमेरिकन लॉ में भी नहीं है। कुछ देश हैं जिसमें उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना है। लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने जो ये जीत हासिल की है इसमें टेरर का ही सहारा लिया है। मतलब ये जो 50,000 अफगान मारे गए हैं पिछले 20 सालों में, उनकी मिलिट्री मारी गई है, और जो असैसिनेशन हुए हैं, जो बॉम्बिंग्स हुई हैं, वो जो उनका कार्य था वो बिल्कुल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का था, और वो अब इसकी लीपा पुताई करने में लगे हैं। मैं कह सकता हूँ दोहा ऑफिस जो है वो ऑफ कोर्स पीआर ऑफिस है, वो भी कर सीखे हैं। 96 और 2001 के बीच जो सरकार चलाए थे तो कितना अकेला हो गया था, कितना आइसोलेटेड था, उससे भी उनको सीख हुई है। लेकिन अमेरिका को हराने के लिए उन्होंने टेररिज्म का सहारा लिया, इससे कोई दो मत नहीं कह सकता है। अब कितना बदले हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है, अभी तो फेस वैल्यू पे लोग लेंगे,
लेकिन अल्टीमेटली जजमेंट तो तब होगा जो अफगान के लोग करेंगे। अगर भारत तालिबान का नाम लेकर तालिबान से बात करता है, किसी तरह का संकोच नहीं करता है, तब यह सवाल उठेगा कि फिर पाकिस्तान से बात क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर आतंक के नाम पर पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे तो तालिबान से कैसे करेंगे, खासकर पाकिस्तान जो खुद तालिबान के मामले में बहुत हद तक इन्वॉल्व हो चुका है। देखिए, तालिबान अगर एक अफगान एंटिटी है, जिसको हम आजकल जो ये कहते हैं कि वो अफगानिस्तान की एक रियलिटी है, वो अफगान लोग हैं। हमें तो चाहिए कि वो अगर नेशनलिस्ट बन जाए और पाकिस्तान अफगान की सॉवरेंटी को मानने लगे तो हमें कोई परेशानी नहीं है और यही होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने जैसे मुजाहिदीनों पर भी अपना कब्जा छोड़ा नहीं सोवियत के जाने के बाद भी, तो उसका नतीजा ये उनमें काफी एंगर है और वही गलतियां शायद पाकिस्तान दोबारा कर दे। अगर जैसे कि कोई भी परिवार में जब बच्चा 18 साल का हो जाता है बड़ा, तो माता पिता को उसको लेनी चाहिए। आप उसको कंट्रोल करके 25 साल और 30 साल तक नहीं रह सकते। ये पाकिस्तान के, तो कल मैंने पाकिस्तान के एक प्रवक्ता एम्बेसडर थे, उनसे पूछा कि तालिबान तो बदल गया है, आप मुझे ये बताइए पाकिस्तान बदला है कि नहीं। इसका जवाब उन्होंने शायद उन्हें भी ढूंढना पड़ेगा। बहुत 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 शुक्रिया एम्बेसडर सिन्हा। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और बातें करेंगे। धन्यवाद। जुलाई में जब रसोई गैस के दाम बढ़ सकते हैं तो अगस्त में क्यों नहीं बढ़ सकते, खासकर जब आप आराम से 100 रुपए लीटर पेट्रोल के दाम महीनों से दिए जा रहे हैं। गैस के दाम 25 रुपए क्यों नहीं बढ़ सकते हैं। महंगाई बढ़ रही है, कमाई घट रही है, जनता तो बहुत परेशान है। लेकिन अच्छा किया आपने विरोध नहीं किया। भोपाल में रोजगार के लिए लड़कों ने विरोध किया तो उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से बेरोजगार युवा आए तो सरकारी नौकरी मांगने थे, लेकिन मिली सरकारी लाठियां। अलग अलग जिलों से आए युवाओं का एक दल पुलिस मुख्यालय तक पैदल मार्च करते पहुंचा। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। इसी बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमाझटकी हो गई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले बेरोजगार भाइयों के लिए सीएम शिवराज सिंह मामा ने मिलिट्री लगा दी और पुलिस के द्वारा इस प्रकार से बर्बरता व्यवहार किया गया कि किसी ने उसका सोचा नहीं था। सर, एक रोजगार मांगना बच्चे के हक के लिए आज गुनाह हो गया है। मैं बोल नहीं सकता हूँ ज़्यादा, लेकिन सब बच्चों में ये कहूँगा कि हम बहुत ही तकलीफ में हैं। दोस्तों, आप सबका साथ चाहिए। इन्होंने लाठी मारा यहाँ पे और आपको भी लाठी मारी इन लोगों ने, और अभी मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, मुझे चक्कर जैसा आ रहा है। भोपाल में ही लगभग 3 सालों से चयनित होने के बाद भी नियुक्ति की राह देख रहे चयनित शिक्षक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राखी बांधने पहुंचे। हाथों में राखी की थाल और बैनर पोस्टर लेकर सारे चयनित शिक्षक बीजेपी कार्यालय के सामने इकट्ठा हुए, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया। 7 सालों के लंबे इंतजार के बाद 2018 में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। 2019 में चयन हो गया, लेकिन नियुक्ति होती उससे पहले कमलनाथ सरकार गिर गई और इन शिक्षकों का भविष्य अधर में लटक गया। हर बार हमें सरकार की तरफ से आश्वासन ही मिलता है, आश्वासन, आश्वासन और आश्वासन। वो लोग जिन्होंने सरकार गिराते वक्त ये कहा था कि हम अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान और चयनित शिक्षकों के साथ न्याय करेंगे, वो आज जन आशीर्वाद दे रहे हैं, पर ये लोग गुहार लगा रहे हैं हजारों की तादाद में। शिवराज जी, हम आशा करते हैं कि इनकी आप मांग मानोगे। बेरोजगारी का आलम तब है जब राज्य में हजारों सरकारी पद खाली हैं। पुलिस विभाग में आरक्षक के 22,000 पद, पुलिस उप निरीक्षक के 2,000, एमपीटीईटी में 30,000, वन रक्षक के 14,024, वन क्षेत्रपाल के 796, आबकारी आरक्षक 1,021, आबकारी उप निरीक्षक 350, पटवारी 5,000, स्वास्थ्य विभाग में 35,000, शिक्षा विभाग में लगभग 90,000, चिकित्सा अधिकारी 5,097, नर्सिंग स्टाफ 35,737।
मुख्यमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर कहते हैं कि वो रोजगार के लिए करोड़ों खर्च कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं कि हर महीने 1 लाख रोजगार दिए जाएंगे। हमारे अनुसूचित जाति के भी सुरक्षा की, सम्मान की, रोजगार की, शिक्षा की भरपूर चिंता की जाएगी। 17,900 करोड़ के आसपास इसके लिए हमने राशि का प्रावधान इस बजट में किया है। लेकिन तस्वीरें बदहाली की हैं, मजबूरी की हैं। कुछ दिनों पहले बैतूल में ये चयनित शिक्षक शिक्षा मंत्री के पैरों में गिर गईं कि नौकरी दे दो। मंत्री जी कांग्रेस और ओबीसी आरक्षण की आड़ में खड़े हो गए। इसके लिए उनको जरा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से पूछना पड़ेगा। शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बनी है, तब से हमने उसको वेरिफिकेशन का काम प्रारंभ करके उसको अंतिम पड़ाव पर पहुंचा दिया है। पर क्योंकि हमारी सरकार 27% आरक्षण देना चाहती है पिछड़े वर्ग को, उसमें कोर्ट की स्टे है। सरकार बहादुर के भाषण सुनेंगे तो लगेगा उसे सबसे ज्यादा युवाओं की, बेरोजगारों की फिक्र है। लेकिन यही युवा जब अपने अधिकार मांगने आते हैं तो उन्हें मिलती है सरकारी लाठियां। जब चुनाव होते हैं तो हुक्मरान जनता के पैरों पर होते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद ऐसे ही जनता हुक्मरानों के पैरों पर। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एडीटीवी इंडिया।